हेलो एवरीवन। आज के पेपर के बारे में बता दूं, ये वाला जो पेपर था ये ग्रुप डी का जो है 26/11/2018 को हुआ पेपर था। और इस पेपर में मैंने जैसे कि बताया था कि एक लड़के को 109 मार्क आए थे। तो ये पेपर नंबर 15 है जो मैंने लिया है। इस पेपर में जो सवाल डिफ़िकल्ट सवाल जो लग रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 8 नंबर के सवाल से। 8 नंबर का सवाल जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस सवाल में जो है आपको दिया है एक समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जो इंग्लिश वाले उनके लिए बता दूं, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, जो अपोजिट लाइन होती है ये क्या होती है, पैरेलल होती है। और इसके साथ में जो अपोजिट एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि एंगल ए जो है उसके बारे में आपको दिया है और एंगल सी दिया है। और ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब होता है अपोजिट एंगल। जैसे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है कि पहले तो इसके चारों कोनों का माप जो है 360 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि इसके जो अपोजिट साइड होंगे यानी कि सन्मुख वो क्या होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। उसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी कि इसके जो सम्मुख कोण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। अपोजिट एंगल क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से हमको जो है एक इक्वेशन तैयार करने के लिए आसानी हो जाएंगी। एंगल ए और एंगल सी ये बराबर रहेंगे क्योंकि सन्मुख कोण है। और यहाँ पर हमको इनके बारे में दिया है। एंगल ए जो है 3x - 25 और ये है 2x + 15। तो इसमें पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं कंपेयर करके। इसको इधर लेके आ गया तो 3 में से 2x माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, सिंगल x। और ये 25 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के इधर प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गए 40। तो हमको x की वैल्यू तो पता चल गई कितनी है, 40। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि इसमें ही पुट करते हैं। यहाँ से हमको किसी भी एक एंगल के बारे में पता करना है। तो दोनों एंगल समान है ना, तो कोई भी इक्वेशन ले लो, एक ही बात है। 2x + 15, 2 × 40 + 15 यानी कि ये हो गया 80 और ये 15 यानी कि 95 डिग्री। तो एंगल सी अगर 95 है तो ए भी 95 होगा। उसके बाद में आते हैं अगले सवाल पर। बाजू में जो है सवाल दिख रहा होगा, 22 नंबर का सवाल है। इस सवाल में हमको पूछा है कि वर्ष जो है, सॉरी, राज्य एक, वर्ष 1 से 3 वर्षों में दोनों राज्यों की कुल बिक्री में कितने का अंतर है। दोनों राज्यों के बिक्री में, कुल बिक्री में कितने का अंतर है पूछा है। तो यहाँ पर पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ लोगों को इक्वेशन तैयार कैसे करना है। यहाँ पर हमको दो राज्य दिया है, राज्य 1 और राज्य 2। हम क्या करते, सबसे पहले टोटल देखते कि कितना है तीनों साल का। तो जब मैं यहाँ पर प्लस करूँगा 15, 12, 15, तो यहाँ पर राज्य 1 का टोटल आ रहा है 42। राज्य 2 का टोटल देखते हैं कितना आता है, 15, 14, 20। तो ये कितने हो गए, 35, 49 राज्य 2 का। अब उसने हमको अंतर बोला है प्रतिशत का। देखो अंतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है अगर ये 100% है ना, तो ये उससे ज्यादा दिख रहा है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है, 120 ऐसा मान लेते, 120 वगैरह कुछ है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 100 के ऊपर में ये 20 ज्यादा है, यानी कि इनके बीच का अंतर हो जाएगा 20%। तो अंतर आप तभी निकाल सकते जब आप किसी एक वैल्यू को 100% मानेंगे। तो क्योंकि ये कम है, इसको मैंने 100% माना है। तो यहाँ से मुझे एक चीज तो पता चली कि इन दोनों के बीच में फर्क कितने का है, 7 का है। तो 42 के ऊपर में कितने का फर्क हमको निकालना है, 7 का, क्योंकि हमने 42 को 100% माना था,
इसीलिए हम यहाँ पर 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे भी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या टोटल लेते हैं। टोटल हमने मान लिया है 42 जो कि 100% के बराबर है। देखते हैं कितना आंसर आता है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 यानी कि 1/6। वैसे तो रेशो में मैंने बताया 1/6 का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। जिनको रेशो और जिन्होंने परसेंटेज का पहला चैप्टर देखे हैं, मेरा वाला फ्रैक्शन वैल्यू, उसमें पता है 1/6 का मतलब क्या होता है। 16 1/3, 16 2/3 सॉरी, तो 16 2/3%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 60 इसको हम अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 60.666 ऐसा इसका आंसर जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी था। सिर्फ जैसे कि हम हमेशा क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं ऐसे सवाल में। नंबरिंग जिन्होंने याद नहीं की है याद कर लो। ए कितने पे आता है, तो मुझे तो याद है, मैं इसको जल्दी से कर लूंगा। सी 3 पे आता है, F6 10 15 और बी। अब देखो यहाँ से क्या है ना, नंबरिंग से एक अच्छी चीज पता चल जाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर पहले इसमें 2 बड़े, ठीक है, उसके बाद में इसमें 3 प्लस हो गए, इसके बाद में यहाँ पर +4 हो गए, यहाँ पर 5 प्लस हो गए। इसका मतलब यहाँ पर अब 6 प्लस होंगे। तो अगर 6 प्लस यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ पर आने चाहिए 21। अब 21 पे कौन आता है, यू आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया था, लेकिन आपको मैच करना होता है पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर बी कैसे आ गया, तो क्या होता है जब जेड खत्म होता है जो 26 पर होता है, तो वापिस से रिटर्न क्या चालू होता है, ए चालू होता है। तो हम इसको 27 देते हैं, 28 यानी कि बी। तो देखते हैं हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कितने प्लस होने चाहिए, 7। देखो 21 और 7 28। 29 नंबर का सवाल जो है देख रहे हो, आपने पढ़ लिया होगा। सवाल पे आते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, पहले तो पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान, हम हमेशा जैसे हमको अनुपात दिया होता है, हम वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल ऐसे लिखते हैं। पहले तो ये दिया है किसका अनुपात, पी और डी का, 3:4। इसके बाद में उसने हमको डी और ए का अनुपात दिया है, और ये भी उसके वर्तमान का ही है, 5:6। और उसके बाद में 15 साल के बाद में फिर से पी और डी का रेशो दिया था। कितना दिया था, 4:5। और हमको पूछा है तीनों की वर्तमान आयु का योग। तो हम हमेशा क्या करते हैं ऐसे सवाल में, जब हमको 15 साल के बाद ऐसा कुछ दिया रहता है, नीचे का फर्क कितने का दिया, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक बीच वाली संख्या 15 और क्रॉस फर्क, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आती है ट्रिक, वो मेरा एज वाला ये प्रॉब्लम देख लेना, सोल्यूशन देख लेना, उसमें मैंने समझाया। क्रॉस फर्क मतलब कि 3 गुना 5 15, 4 गुना 4 16, 15 से 16 कितने का फर्क आ गया, 1। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 15। इसको हम हमेशा ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमको वर्तमान वैल्यू पता चल जाएंगी। p की एज हो जाएंगी 15 तिया 45 45, और 15 चौ 60। अब यहाँ से जो है डी की जब पता है हमको कितनी है, एज 60 है, 60 कितने से गुना करने पर बना है, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, ये इसको 12 से गुना करने पर बना होगा। तो इसका जो कॉमन मल्टीपल रहेगा वो क्या रहेगा, 12 रहेगा। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल 15 था, यहाँ पर 12 रहेगा। कैसे पहचाना, यहाँ पर भी एज समान रहेंगी, यहाँ पर भी समान रहेंगी। किसकी, डी की वर्तमान आयु। 12 से गुना कर दिया तो कितने हो गए, 72। तो यहाँ से एक ही भी पता चल गई। इन तीनों को जोड़ दो, 45 60 और ये 72। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी, 177। अब आते हैं सवाल नंबर 49 पर। सभी ने सवाल को एक बार, वैसे तो सवाल को सभी ने पढ़ लिया होगा। सवाल यहाँ पर दिया भी है, हमको अनुपात पूछा है, लेकिन किसका अनुपात पूछा है, एरिया, क्षेत्रफल का, ठीक है। क्षेत्रफल किसका, त्रिकोण का, और क्षेत्रफल किसका, एरिया यानी कि क्षेत्रफल किसका, वर्ग का, वर्ग यानी कि स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर
इनका हमको रेशो पूछा है। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, पहले तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि एरिया किसका, त्रिकोण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, जब वो समबाहु होता है। देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज, तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों साइड समान रहेंगी, और इसका जो प्रत्येक एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा, 60 60 60 का। इसके बाद में स्क्वायर के बारे में सबको पता है, वर्ग के बारे में उसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो हम ये बोल सकते हैं, स्क्वायर का तो फॉर्मूला सभी को पता है, क्या है, भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 और इनटू भुजा का वर्ग, है ना, √3/2 भुजा का वर्ग। ये किसका फॉर्मूला हो गया है, त्रिभुज का। उसके बाद में एरिया किसका, स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला क्या है, सिर्फ भुजा का वर्ग। ये ट्रायंगल का है और ये हो जाएगा स्क्वायर का, भुजा का वर्ग स्क्वायर का, ठीक है। ये दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। तो यहाँ पर हमको क्या पता होना चाहिए, इनकी भुजा पता होनी चाहिए। लेकिन उसने हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में उसने हमको बोला है कि जो त्रिकोण की ऊंचाई है, ठीक है, त्रिकोण की ऊंचाई वह जो है त्रिभुज के स्क्वायर के विकर्ण यानी कि क्या मतलब उसका, डायगोनल, ऊंचाई यानी कि हाइट जो है इक्वल है विकर्ण यानी कि डायगोनल के 1/3। तो ये कंडीशन दिया है उसने। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, भुजा निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको वहां पर भुजा चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऊंचाई का फॉर्मूला लिखता हूँ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, तो जैसे कि आप सबको पता ही है, √3/2 इंटू भुजा, ये हो गया ऊंचाई का फॉर्मूला इसका, ठीक है। यहाँ से इसके लिए हो गया, लेकिन भुजा किसकी है, ये ट्रायंगल की। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा, और ये किसकी भुजा रहेंगी, ये स्क्वायर की। यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं दोनों भुजाओं का, किसकी, ट्रायंगल की और स्क्वायर की, यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो T/S, मैंने T को यही रहने दिया, S को इधर लेके आ गया। अब ये बाकी चीजें उधर भेज दो, तो ये 2 उधर जाएंगे ऊपर में, यहाँ पर हो जाएंगे 2√2, और यहाँ पर √3 नीचे चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3√3। अब इन वैल्यू को जो है आपको बस वहां पर पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर अभी पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, √3/4, भुजा कितनी है ट्रायंगल की, 2√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। इसके बाद में स्क्वायर का कितना है, 3√2, तो यहाँ पर इसकी भुजा के वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3√3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन मैं जो है एकदम से नहीं करूँगा, इनको क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर के बजाय मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बार 2√2, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कई बार यहाँ से जो है आपका आंसर कुछ और दिया रहता है, तो मैंने यहाँ पर जो है इनको इस तरीके से लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि मुझे कैंसिल करने में आसानी होगी थोड़ी, ये कैंसिल हो गया, और ऊपर में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसके बाद में 2 × 2 4 हो गया, ये 4, ठीक है, इसके साथ में कैंसिल हो गया। अब ऊपर में बचा क्या है, √2, ये क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएंगे आपस में, यानी कि रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचे, 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2√2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेंगे, 2 बचेंगे ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही हो सकता था, लेकिन ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या है, 3 × 3 9,
और ये √3, और आपको आंसर में दिया है 2:9√3। अब आते हैं हम सवाल नंबर 50 पर। इस सवाल को समझने से पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में मैं समझाने चाहूँगा कि त्रिज्यखंड मतलब कि क्या होता है। तो इसको जो है आपको यहाँ पर देखना है और मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा इसको डायग्राम के माध्यम से। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब एक डायग्राम देखते हैं, आप एक सर्कल को देख रहे हो, इस सर्कल के अंदर में आपको एक हिस्सा दिख रहा है जो कि मतलब कि एक उसको एरिया को हमने कलर किया है। अब ये जो कलर वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र किससे मिलकर बना है? दो त्रिज्या यानी कि रेडियस और एक चाप, चाप का मतलब आर्क, एक आर्क से घिरा हुआ है। तो इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अब आप सवाल को जो है ना इससे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उसने सवाल में हमको पूछा क्या था, त्रिज्यखंड पूछा था। लेकिन मैं जो है इससे रिलेटेड और चीज़ें एक बता देता हूँ आप लोगों को। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों ना थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझे, ताकि इससे अगर रिलेटेड भी अगर सवाल पूछे पेपर में तो हमको वो भी आ सके। अब इसको जो है दो हिस्सों में बांटा जाता है, किसको? त्रिज्यखंड को। तो पहला जो पार्ट है वो एक छोटा भाग है और एक इसमें आपको बड़ा भाग दिख रहा है। तो जो छोटा भाग है उसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा भाग है उसको हम कहेंगे दीर्घ यानी कि मेजर। तो इसके दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल और मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। अब क्या पेपर में इसका एरिया के बारे में भी सवाल पूछ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं एक सवाल भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं हम कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। देखो पाई बाय, हम ऐसा भी बोल सकते हैं π/360, सॉरी θ/360, और πr², इसको अलग रखते हैं, ठीक है। πr² को अलग रखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और देखो पाई की वैल्यू जो है कितनी होती है? एक तो 22/7 होती है, और अब यहाँ पर थीटा को जो है, थीटा के नीचे भी हमने एक पाई रखा है, या हम उसको बोलते हैं 360। तो टोटल एरिया टोटल जो एंगल है वो है 360, और उसमें से हमने कितना एंगल लिए है? सिर्फ थीटा एंगल। तो इसको हमने इससे डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको? एरिया को। किसके एरिया को? सर्कल के। तो ये फॉर्मूला बना है, आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, क्या है? θ/360 इंटू πr²। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, चाप की लंबाई प्लस दो त्रिज्या, है ना। दो त्रिज्या को मिला देंगे और चाप की लंबाई को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? परिमाप, यानी कि सरकमफेरेंस किसका? त्रिज्यखंड का। तो चाप की लंबाई तो भी पता होना चाहिए ना, वो कैसे पता करेंगे? तो इसका भी एक फॉर्मूला है। तो आपके सामने में 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। पहले फॉर्मूले में क्षेत्रफल में हमने क्या लिया था? θ/360। यहाँ पर हम लेंगे θ/180 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे πr से, क्योंकि हम जो है यहाँ पर हाफ पोर्शन ही लेंगे ना आर्क का, पूरा पोर्शन तो लेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पर 2πr नहीं लेंगे, सरकमफेरेंस से हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इससे हमको पता चलेगा किसका, चाप की लंबाई यानी कि आर्क की लंबाई। ठीक है, तो ये हो गए हैं फॉर्मूले तीनों। अब आते हैं सवाल पर। तो सवाल में हमको पूछा था कितने त्रिज्यखंड है, तो आप इस सवाल में जो है अभी अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर आपको कितने सर्कल नजर आ रहे हैं, टोटल 6, और कितने त्रिज्यखंड दिख रहे हैं उसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है प्रत्येक सर्कल को। तो 4 गुना 6 कर दो, कितने हो जाएंगे 24, यानी कि यहाँ पर जो है कितने त्रिज्यखंड है 24। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा का सवाल आपको पूछ ले, इससे रिलेटेड कोई अलग सवाल पूछ ले, तो वो कैसे आ सकता है, तो वो भी एक सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल में इससे एक रिलेटेड ले रहा हूँ, 1 मिनट। आपको इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, ये उस त्रिज्यखंड का कोण यानी कि माप 45 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या था त्रिज्यखंड का, आप खुद भी निकाल सकते हो। हमने लिया था थीटा, लेकिन थीटा कितने में से 360 में से जितना एंगल हमको मिलता है, और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया था किससे, पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू उसने दिया है 45, और ये तो 360 है, इनटू उसके बाद में क्या दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो 22/7 इंटू 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 180, और ये 180 डिवाइडेड बाय 360 ये हो जाएंगे 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएंगे 2, यानी कि 44/7। तो हमारा आंसर आएगा 44/7 इसका आंसर। अब 44/7 का मतलब क्या हो गया, 6.28। पॉइंट में अगर मैं बोलूँ तो इसका आंसर कुछ इतना रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।